नमस्कार साथियों, मैं प्रीतम सिंह स्वागत करता हूं आपके दिव्य दृष्टि क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने शुरुआत की है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित विगत जो प्रश्न पत्र है उनको हम सोल्व करते हुए आगे चल रहे हैं। उनका हम सोल्व जो कर रहे हैं वो दिव्य दृष्टि प्रकाशन है। उसमें सारा का सारा 2015 से लेकर वर्तमान तक जितने भी इस चयन बोर्ड के द्वारा प्रश्न पत्र आयोजित किए हुए हैं उनका इसमें संकलन किया गया है। साथियों, हमने 6 क्लासेस इसकी देख ली है। हमने जो शुरू किया था पशुधन सहायिका का जो पिछली क्लास में प्रश्न पत्र, उसके हमने इतिहास से संबंधित सारे प्रश्न देख लिए थे। इसका हमारा जो अगला पार्ट है वो पशुधन सहायिका ही है, लेकिन इसमें जो कला एवं संस्कृति है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम सोल्व करेंगे। तो ये जो दिव्य दृष्टि का जो प्रकाशन है, इसकी जो नया एडिशन है वो जून के अंत में आ जाएगा आपके सामने। कि वर्तमान तक और भी जो एग्जाम जो करवाए गए हैं चयन बोर्ड के द्वारा उनको भी हम ऐड कर रहे हैं और नए वर्जन के साथ इसको हम लॉन्च कर रहे हैं जून के अंतिम सप्ताह में। तो आप इसको घर बैठे भी खरीद सकते हो या मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो। और हम आपको इन जो जितने भी प्रश्न इसमें प्रश्न है उनको हम यूट्यूब के माध्यम से आपको फ्री में सोल्व करवा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न वो है, 12वां हमने कर लिया है। 13वां प्रश्न हमारा है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थल दे रखा है इधर और उधर जिला दे रखा है। तो हमें देखना है इसमें कौन से ऐसी एक जगह दे रखी जो सुमेलित नहीं, कि वो जगह वहां पर उस जिले में नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वीरात्रा मंदिर बाड़मेर में, बांकर मातागढ़ मंदिर जोधपुर में, खामखा के 3 दरवाजे अजमेर में, बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर कोटा में। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो संबंधित जिले में नहीं है। क्या वीरात्रा माता मंदिर है जो बाड़मेर में है? सही है, ये बाड़मेर में स्थित है वीरात्रा माता मंदिर। बांकर माता गढ़ मंदिर क्या जोधपुर में है? तो नहीं, जोधपुर में बांकर माता का मंदिर नहीं है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2 नंबर। अब देखो 2 नंबर में ऑप्शन कौन सा आ रहा है? बी में आ रहा है 2 नंबर ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि बांकर माता का मंदिर है वो जोधपुर में नहीं है। अब हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं वीरात्रा माता का मंदिर क्या है, कहां पर? बाड़मेर में। वीरात्रा माता जो है, वीरात्रा माता ये हिंगलाज माता का अवतार है। किसका अवतार है? हिंगलाज माता का अवतार है। हिंगलाज माता पाकिस्तान में है। हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान में है, जो एकमात्र जो हिंदू मंदिर है वहां पर। पुराना जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो हिंगलाज माता का कहां पर है? पाकिस्तान में। हिंगलाज माता का जो अवतार है वो वीरात्रा माता वीरात्रा माता का माना जाता है। और है कहां पर ये? बाड़मेर में एक जगह पड़ती है चौहटन। कौन सी जगह? चौहटन एक जगह पड़ती है बाड़मेर में, वहां पर ये इसका वीरात्रा माता का मंदिर है। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण उज्जैन के राजा हुए। उज्जैन के राजा, कहां के राजा? उज्जैन के राजा हुए थे विक्रमादित्य। कौन हुए थे? विक्रमादित्य हुए थे। उज्जैन का राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। अब आप सोचोगे कि सर उज्जैन का राजा विक्रमादित्य यहाँ धोरू में आके मंदिर क्यों बनवाएगा? तो इसकी एक किंवदंती है, ऐसी मान्यता है कि भाई जो ये अपने विक्रमादित्य है वो पाकिस्तान गए थे हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए। वहां से जब उनके तपस्या की तो तपस्या से जो हिंगलाज माता है वो प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने बोला कि भाई बोल तुझे क्या चाहिए? विक्रमादित्य ने बोला कि माता जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी आराध्या हो, मेरी इष्ट हो, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उज्जैन चलो। तो हिंगलाज माता है, उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हारे साथ मैं तो नहीं चल सकती इस क्षेत्र को छोड़कर यहाँ से, लेकिन एक मेरा अवतार वहां जरूर हो सकता है उज्जैन में। तो बोला कि ठीक है, आपका अवतार ही भेज दो कोई, आप नहीं तो कोई और सही। भाई आप नहीं तो आपकी फोटोकॉपी चलेगी, वो गाना है ना, तू नहीं तो तारी फोटो पे साल से, वही कि आप नहीं तो आपकी फोटोकॉपी भेज दो। बोला ठीक है।
तो बोला कि उन्होंने बोला कि जब एक शर्त है मेरी, तुम मेरी यहाँ से मूर्ति लेके चले जाओ और जहां तक तुम जाओगे और पीछे मुड़ के नहीं देखोगे वहां तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जहां पर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया वहीं पर मेरी थरपड़ा कर देगा, उससे आगे मैं नहीं चलूंगी। बोला ठीक है, मुझे मंजूर है। विक्रमादित्य वहां की हिंगलाज माता की मूर्ति लेकर वहां से चलते हैं। कहते हैं कि चोटन में आके, चोटन में वाले जो क्षेत्र है बाड़मेर वाला, वहां पर आते हैं और रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। उनसे बाई चांस वो पीछे देख लेते हैं, वापिस मूर्ति को उठाकर वापिस पीछे देख लेते हैं। तब वो वहां पर माता जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि इससे आगे हम मैं अब नहीं चलूंगी, भाई तुम्हारी थरपड़ा यहीं पर कर दे। तो विक्रमादित्य ने शर्त के अनुसार या माता जी के आदेश के अनुसार वहीं पर विरात्रा माता या हिंगलाज माता को वहां पर थरपड़ा कर देते, वहां पर मंदिर बनवा देते। ध्यान रखना, विरात्रा माता का मंदिर बनवाया किसने था? उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने बनवाया था। विरात्रा माता किसका अवतार है? हिंगलाज माता का अवतार है। खामखा के 3 दरवाजे आना सागर की, कहां पर है? आना सागर के किनारे। आना सागर है अजमेर का सबसे, जो हम बोल सकते हैं कि अजमेर का जो खूबसूरती का है, जो 4 चांद लगाते हैं अजमेर की खूबसूरती में, वो आना सागर है। तो आना सागर के पास में बारादरी है, बारादरी के पास में 3 दरवाजे बने हुए हैं, उन्हें खामखा के दरवाजे कहते हैं। बूढ़ा देव का सूर्य मंदिर कोटा में है। ये 9वीं शताब्दी में बनाया गया। भाई कौन सी शताब्दी का है? 9वीं शताब्दी का है। और पंचायतन शैली में। कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में है, ध्यान रखना। बुद्धादित्य का सूर्य मंदिर है वो कोटा में है, 9वीं शताब्दी में बनाया हुआ है और पंचायतन शैली में। हमारा अगला प्रश्न है वो है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखी है, एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्ली चौहान डायनेस्टी। क्या नाम है? अर्ली चौहान डायनेस्टी। उसके लेखक कौन है? किसने लिखी है ये? तो हमारा पहला ऑप्शन है गौरी शंकर ओझा, दूसरा ऑप्शन है गोपीनाथ शर्मा, तीसरा ऑप्शन है हमारा नारायण सिंह और चौथा ऑप्शन है हमारा दशरथ शर्मा। तो भाई ध्यान रखना, ये अर्ली चौहान डायनेस्टी है वो दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई है। इसमें चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है, भाई ध्यान रखना है ना, चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताया गया है अर्ली चौहान डायनेस्टी में। तो कोई पूछ ले कि अर्ली चौहान डायनेस्टी में चौहानों को कौन से वंश से बताए गए, तो ब्राह्मण वंश से बताया गया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा की जब हमने पहला, जब जो प्रश्न पत्र पीछे वाले कोई वीडियो में हमने बनाया था, कोई प्रश्न पत्र सोल्व किया था, उसमें हमने 3 बुक्स पढ़ी थी इनकी। एक तो पढ़ी थी प्राचीन लिपिमाला, राजपूताना का इतिहास, जेम्स टोड का चरित्र, वो 3 पढ़ी थी। गोपीनाथ शर्मा की राजस्थान का इतिहास है, एक राजस्थान के इतिहास के नाम से एक किताब है। क्या नाम है? राजस्थान का इतिहास। नारायण सिंह भाटी है, इनकी पुस्तक है, एक तो है मीरा। क्या नाम है? मीरा। एक का नाम है परमवीर, एक है दुर्गादास। क्या नाम है? दुर्गादास। एक है ओलियुंग। क्या नाम है? एक का नाम है ओलियुंग। भाई ओलियो है, ध्यान रख लेना, जैसे लिख लेना आप, ओलियो है ये, अड़े वाला ले है। क्या है? ओलियो। एक है बरसारा डिगोरा डूंगर लांगिया, बरसारा डिगोरा डूंगर लांगिया, बरसारा डिगोरा डूंगर लांगिया। राजस्थानी भाषा में भी ध्यान रखना। क्या नाम है? बरसारा डिगोड़ा डोंगर लांगिया। बरसारा मतलब पुराने, डिगोड़ा मतलब जानते हो मारवाड़ी में डिगा, लोग डिगा होता मतलब लंबा होता है उसे बोलते हैं डिगो। क्या बोलते हैं? डिगो। छोटा होता है उसे बोलते हैं रेडो। ध्यान रखना, मारवाड़ी के शब्द है और पूछे जाने वाले शब्द है, कभी पूछ ही लेंगे। तो इनकी किताब का नाम है बरसोरा डिगोड़ा डूंगर लांगिया, की बहुत पुराने जो लंबे लंबे डूंगर थे, सॉरी ऊंचे ऊंचे डूंगर थे, उनको लांगिया मतलब पार कर लिया, है ना, ध्यान रखना। किताब है मीरा, परमवीर, दुर्गादास, ओलियो और बरसोरा डिगोड़ा डूंगर लांगिया। ये किनकी पुस्तक है? नारायण सिंह भाटी की। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद खिलजी फर्स्ट ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद कर रखा?
मालवा का शासक था महमूद खिलजी फर्स्ट। उसने राजस्थान के कौन से किले पर आक्रमण करके उसको जीतकर उसका एक वहां पर एक कोर्ट का निर्माण करवाया और उसका नाम बदल कर रख दिया मुस्तफाबाद। क्या रख दिया? मुस्तफाबाद। तो इसमें है वो जो किला है उसका जो नाम चेंज किया था वो है गागरोन। कौन सा किला? गागरोन की। महमूद खिलजी फर्स्ट मालवा का राजा था, उसने आक्रमण किया यहाँ पर। उस समय जो राजा था पालन था। 1444 ईस्वी में वो आक्रमण करता है महमूद खिलजी फर्स्ट, पालन को हराता है। इस समय गागरोन का दूसरा शाखा होता है और उसका नाम बदलकर क्या कर देता है? मुस्तफाबाद कर देता है। गागरोन है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है भाई। कौन से दुर्ग की? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण करवाया था डोड परमाणु ने। कौन से परमाणु ने? परमार वंश की एक शाखा है डोड, तो डोड परमाणु ने इसका निर्माण करवाया। इस कारण इसे डोडगढ़ भी कहते हैं। ध्यान रखना, पूछा गया प्रश्न है डोडगढ़ कौन से दुर्ग का नाम है? तो डोडगढ़ कौन से दुर्ग का नाम है? गागरोन के दुर्ग का एक अन्य नाम क्या है? डोडगढ़। और इसका एक और अन्य नाम है वो है दुल्लरगढ़। क्या नाम है? दुल्लरगढ़। ध्यान रखना, जो गागरोन का दुर्ग है जल दुर्ग है। इसका निर्माण डोड परमाणु ने करवाया था। परमार वंश की एक शाखा है डोड, उन्होंने करवाया था। इसी कारण इसको डोडगढ़ कहते हैं। और एक इसका अन्य नाम है वो है दुल्लरगढ़। ये हो गया। अचलगढ़ मैंने बताया था इसका जो पिछली बार हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में एक में कि इसका निर्माण करवाया था परमाणु ने करवाया था। इसका निर्माण भी पुनर्निर्माण है वो कुंभा ने करवाया था भाई। ध्यान रखना, किसने करवाया? पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया था 1452 ईस्वी में। अचलगढ़ दुर्ग है कहां पर? यह है सिरोही। गागरोन का दुर्ग है वो झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में। लोहागढ़ भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया था? महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। इसे लोहागढ़ क्यों कहते हैं कि लगभग 1803-4 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह हुए थे, उन्होंने मराठों को यहाँ पर शरण दी थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों ने जो सेनापति था लॉर्ड लेक, उसने यहाँ पर 5 बार आक्रमण किए, फिर भी वो जीतने में से असफल रहा था। कौन? लॉर्ड लेक। इसी कारण से लोहागढ़ कहा जाता है कि इस गढ़ को जीता नहीं जा सकता, इसलिए इसे लोहागढ़ कहा जाता है। इसके बारे में तो एक अच्छा सा दोहा है, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। कि क्या है? 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। यहाँ पर जाट वंश का शासन था। ये कहावत बहुत अच्छी है और उन्होंने बहुत अच्छे से रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का सामना किया था और वो अंग्रेज इसको जीत नहीं पाए थे। किसको? भरतपुर दुर्ग को, यानी लोहागढ़ दुर्ग को। इसलिए इसे लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। शेरगढ़ है वो एक तो है धौलपुर में और एक है बारां में। दो जो है किले है, एक धौलपुर में उसका नाम भी शेरगढ़ है और एक बारां में उसका नाम भी शेरगढ़ है। हमारा इसका जो ऑप्शन सही था वो है गागरोन। गागरोन दुर्ग का ही महमूद खिलजी ने फर्स्ट ने नाम बदलकर क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद कर दिया था। ध्यान रखना। हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? इधर लोक संत दे रखे हैं, उधर उनका जन्म वर्ष दे रखा है। हमें यह पता करना है कि कौन से संत की जो जन्म दिनांक है, जन्म वर्ष है, वो असुमेलित है। पहला ऑप्शन है मीरा, इनका जन्म वर्ष है 1498 ईस्वी। दूसरा दादू दयाल, उधर इनका जन्म वर्ष है 1544 ईस्वी। तीसरा है संत जसनाथ जी, उधर उनका जन्म वर्ष है 1482 ईस्वी। इधर है संत चरणदास जी, इनका जन्म वर्ष है 1503 ईस्वी। मीराबाई का जन्म देखो 1498 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल जी का 1544 ईस्वी में हुआ था। जसनाथ जी का 1482 ईस्वी में हुआ था और चरणदास जी का 1503 ईस्वी में नहीं हुआ था भाई। ये गलत है, ध्यान रखना। संत चरणदास जब कौन सा ऑप्शन में? डी में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? डी। इनका जन्म हुआ था 1703 ईस्वी में। कब हुआ था? 1703 ईस्वी में हुआ था। अलवर में एक जगह पर थी डेरा। कहां पर? अलवर में एक जगह पर थी डेरा। संत चरणदास जी का जन्म हुआ था 1703 ईस्वी में। अलवर में एक जगह पर थी डेरा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में
पाली में एक जगह पड़ती है कुड़की। कौन सी जगह पड़ती है? कुड़की है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। दादू दयाल जी का 1544 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। जसनाथ जी का जन्म हुआ 1482 ईस्वी में, हुआ था कतरी आश्रम में। कहां पर हुआ था? कतरी आश्रम में। अब देखो, मैंने पीछे जो पढ़ा था जसनाथ जी के बारे में, मैंने डिटेल में बताया था। इस बार प्रश्न में ही पूछ लिया। तो इसलिए पुराने जो प्रश्न पत्र है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बार बार क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। आप देख लेना, जब आप पढ़ते चले जाओगे, आप इस वीडियो को लगातार देखते जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि फिर हमारे क्वेश्चंस पढ़ा नहीं हुआ है। आपका टॉपिक क्लियर होता जाएगा साथ साथ में, है ना। हमारा अगला प्रश्न है, वो है जिरोही भाकला गंधा किस उद्योग के नाम है? जिरोही भाकला गंधा, ये अपने हस्तकला है, राजस्थान की हस्तशिल्प है। इनके नाम है एक जिरोही भाकला गंधा, ये किस उद्योग का नाम है? तो ये पहला ऑप्शन हमारा जटपट्टी, पेचवर्क, मीनाकारी, ब्लू पोट्री। तो हमारा इसमें ऑप्शन से हो जाएगा, वो हो जाएगा जटपट्टी। कौन सा से हो जाएगा? जटपट्टी से हो जाएगा। कहां का प्रसिद्ध है? बाड़मेर में एक जगह पड़ती है जसोल। कौन सी जगह पड़ती है? जसोल, बाड़मेर में। ये अपने कालीन होते हैं बिछाने वाले, दरियां होती है वैसे वैसी होती है। दरियां कपड़े की बनती है, लेकिन ये होती है गंधा भाकला जिरोही, ये होती है बकरियों के जो बाल होते हैं उनसे बनती है भाई। ये जब हम फेंटते हैं तो ये चुभती भी है हल्की हल्की, है ना। तो भाकला है, इसको हम हमारे जो गांव में इसको मोस्टली जाना जाता है। तो एक बार, अभी साल 2 साल पहले की बात है, दीपावली के टाइम था। तो दीपावली के दूसरे दिन क्या होता है? रामाश्यामा होता है। सब लोग बाहर निकलते हैं घरों से, सभी घरों में जाके वहां पर राम राम करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, चाय पानी पीते हैं, मिठाई विठाई करते हैं सब। हम भी निकले थे, हम भी आज भी अपने पूरे गांव में फिरते हैं। तो मैं था, मेरे एक दोस्त थे तहसीलदार, वो थे, मेरे एक भाई हैं वो टीचर है, वो थे, और एक हमारे दोस्त थे जो कंपाउंडर है सेकंड ग्रेड, वो थे, और एक मेरे जो सेकंड ग्रेड टीचर थे। हम सारे के सारे साथ में था। उस समय मैं केवल और केवल बेरोजगार था, बाकी सब नौकरी वाले थे। मैं उनके साथ था। जहां जा रहे थे, जिस घर में जा रहे थे, एक ही थी कि भाई आप प्रसाद ले लो, चाय ले लो। तो हमारा उस समय डायलॉग भी फिक्स हो जाता है, नहीं नहीं भाई, मैं लाडला घर में खा रहा है, लाडला घर में चाय पी रहे हैं, लाडला घर में रोटी खा रहे हैं, भले आप चाय पियो या पिछले वाले घर में कुछ पियो या मत पियो। तो हमारा सीधा डायलॉग हो जाता है, नहीं नहीं भाई मैं खा रहा यार, हाल बट्टे खा रहा यार, मैं कड़ा घर में खा रहा यार। तो हम एक घर में गए, वहां पर उनका जो बड़ा भाई था वो था, तो उसने अपने छोटे भाई को बात लगाई कि भाई मदन जा भाकर लेके आ। तो हमारे जो सेकंड ग्रेड वाले जो मास्टर थे, उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मूल जी वाले में तो हाल खा रही है यहाँ, सरवण जी वाले में तो हाल ले रहे हैं, जस्ट खा रहे हैं अट्टे पाकल। उसने सोचा यार पाकल को कोई कैसे खा सकता है, हम लोगों को तो पता था पाकल किसे कहते हैं। उनके शायद दिमाग में निकल गई होगी, जानते तो वो भी थे, उनके दिमाग में निकल गई, या उनका डायलॉग वैसे ही निकल गया, हम में से कोई बोला नहीं, वो बोल गए कि नहीं नहीं भाई हम तो खा के आए, अभी उनके घर से ही खा के आए थे। तो पाकल भाई ध्यान रखना, खाने की चीज नहीं है ना। कोई ऐसे बोल दे, आपको बोलते कि पाकल ले आ, पाकल होता है बिछाने के लिए भी आए हैं, मेहमान आए हैं, राम राम करने के लिए है, तो बिछाने के लिए पाकल लेके आ। उसने बोला कि नहीं नहीं हम तो पीछे वाले घर में खा के आए। तो ध्यान रखना, पाकल कोई खाने की चीज नहीं, कोई आपको भी बता पूछ ले कभी। ये होता है, अपनी संस्कृति से जुड़ोगे, इन चीजों का अपनी संस्कृति पढ़ोगे। हम भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को, इन चीजों को भूलते जा रहे हैं। इनका रोजगार है कई लोगों का इन पे, तो आपको चीजें याद, संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। कैसे भी करके पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब संस्कृति भले ही आप छोड़ दो, लेकिन संस्कृति आपको पीछा नहीं छोड़ेगी, है ना, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न है, मारा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? ये क्वेश्चन लगभग मुझे लगता है कि तीसरी बार पढ़ रहे हैं, तो या पीछे दो प्रश्न जो प्रश्न पत्र है पेपर से उनमें सोल्व कर लिया होगा। तो देख लो, एक पर्सन डिट्टू, वो का वो सेम टू सेम पर्सन इसी प्रश्न पत्र में सेम चेन बोर्ड ने पूछ लिया, कितनी बार पूछ लिया। और भी मैं बता दूंगा आपको,
कौन कौन से में एक ही प्रश्न पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा कि संगीत राज है कुंभा के द्वारा रचित है, वो कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। मैंने इसका नाम भी लिखाए थे, पाठ्य रत्न कोश। कौन से? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, रस रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, पाठ्य गीत रस और वाद्य रत्न कोश। मैंने उस टाइम कुंभा की लगभग 5 से किताबें भी लिखाई थी। संगीत राज, संगीत सुधा, कामराज रतिसार, संगीत मीमांसा, ये सारे के सारे हमने पढ़ भी रखी है। कुंभा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुंभा आपको पढ़ के पूरा चले गए तो कुंभा से आपको 3-4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही निकल ही जाएंगे एग्जाम में ना। तो कुंभा का जो संगीत राज है वो कितने भागों में बंटा हुआ है? 5 भागों में बांटा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वो है चंपाकली आभूषण पहना जाता है। चंपाकली, अब भाई कई बार होता है कि हम शब्दों से निकाल लेते हैं कली, तुमको बोलते हैं कलैया। ध्यान रखना, चंपाकली का आभूषण है, महिलाओं का आभूषण है। आभूषण महिलाएं पहनती, उनका श्रृंगार होता है, या आदमी पहनते हैं? आजकल पहनते हैं ना। हाँ, तो आदमी पहनते हैं, मैंने देखा है कई बार। यहाँ जयपुर में मोस्टली होता है कि लड़के नाक में बाली पहनते हुए फिरते हैं। तब मुझे याद आता है कि यार, भाई डायलॉग है ना, हमारी छोरियां के छोरे से कम है, तो हमारे भी डायलॉग हो जाता है, हमारे छोरे क्या छोरियों से कम है। तो छोरे छोरियों से कम नहीं है, छोरे भी क्या करेंगे? आभूषण पहनेंगे। तो भाई छोरे भी आजकल आभूषण पहनते हैं, तो कोई ज्यादा लोड मत लेना कोई, है ना। तो चंपाकली कहाँ पहना जाता है? चंपाकली महिलाओं का आभूषण है और गले का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है। अगला प्रश्न है हमारा, वो है मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रांकन किसने किया था? मारवाड़ शैली मैंने बताया था, बादल वहां पर जो प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं, लाल पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, हाशिए पर पीले रंग भरे जाते हैं, ये बताया था मैंने। और वहां पर जो श्रृंगार जो रस है, वहां की जो प्रेम कहानी है, उनका ज्यादा चित्रण किया गया था। सारे के सारे मैंने बताई थी उस दिन। उसी में है एक चित्र है रागमाला। रागमाला का चित्रांकन किसने किया था? इसमें हमें ये ढूंढना है कि रागमाला का चित्रांकन किसने किया था। पहला ऑप्शन है पुंडरीक मीरबख्श वीरजी साहिबराम। तो ध्यान रखना भाई, रागमाला का जो चित्रण किया था वो किया था वीर जी ने। किसने किया था? वीर जी ने किया था। आज का हमारा जो सेशन है यही समाप्त होता है, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाते हैं कि वीडियो लंबा भी बन जाता है, देखने का मन भी नहीं करता। देखने का मन आपको इसलिए नहीं करता, अभी ऑफ सीजन है, कोई एग्जाम सामने है नहीं, वरना तो आप मैराथन के पर मैराथन ले लेते हो। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस आपको भी देखने में मजा आता है, आप भी ज्यादा बोर नहीं हो, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेम पेपर में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम 15-15 बना लेते हैं, लेकिन इसमें 21 क्वेश्चन ऐसे बने थे कि ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाता फिर छोटा हो जाता, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बना दिया इसको। आप मैंने पहले ही बताया था, ये हमारा दिव्य दृष्टि, जो दिव्य दृष्टि का प्रकाशन है वो जून के अंतिम सप्ताह में आ ही जाएगा। पढ़ते रहिए, लगातार पुराने प्रश्न पत्र को पढ़ते रहिए, इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और बोर्ड के कैसे क्वेश्चंस पूछता है उसके आप पकड़ हो जाएगी, आप उसको पकड़ लोगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। और मैंने आपको बताया चैनल के बारे में क्या कहना है आपको, नए हो सब्सक्राइब कर लो, और भी पुराने हो लाइक कर दो, और थोड़े पुराने हो तो शेयर कर दो, घुमाते रहो मार्केट में, है ना, तेल का मचा दो, ऐसा होना चाहिए भाई साहब, है ना। तो आज हमारा सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।